370 भारत के संविधान में आज भी है। 370 का उद्देश्य पूर्ण हो गया। 370 का केवल एक ही उद्देश्य था, जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करना। तो कोई ये कहे कि गवर्नर रूल में पहली बार कंकरेंस दी गई, ऐसा नहीं है। जो राजीव गांधी जी ने किया वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के साथ सलाह मशवरा करके और उन्होंने किया। बहुत लोगों के मन में है कि 370 was special status. 370 was not a special status. It was only a temporary and provision for the time being. जिस महाराजा की पावर थी, जिसके कारण से विलय हुआ था, जिसके कारण से भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए था, उनको 20 जून 1949 को राज्य से बाहर कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर तो सब काम असंवैधानिक होने थे, इसलिए डिलिमिटेशन हुआ। उस डिलिमिटेशन में बिना सोचे समझे कश्मीर को उस कालखंड के अंदर 43 सीट दी गई, 43 सीट दी गई, जम्मू को 30 सीट दी गई और लद्दाख को 2। इलेक्शन होने प्रारंभ हुए तो मुख्य विपक्षी दल प्रजा परिषद के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। 75 में से 73 अनअपोज्ड आ गए। शेख अब्दुल्ला आज जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और बाकी सारी बातें करते हैं, उनको प्रश्न करना चाहिए वो केंद्र और राज्य उस समय क्या कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो काला अध्याय था 64 साल का, ये जो असंवैधानिक कामों की परंपरा थी, ये असंवैधानिक कामों की परंपरा पर पूर्ण विराम लग गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का पूरा संविधान ये लागू। जीवन में परिवर्तन आया, वो राधिका गिल से पूछो, वो सफाई कर्मचारियों से पूछो, वो हजारों परिवारों से पूछो जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की निष्काम सेवा की। जीवन में परिवर्तन आया, वेस्ट पाक रिफ्यूजी से पूछिए। ये जो मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ 370 था, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में लोगों को भ्रम में डालने का एक अवसर प्राप्त होता था। किसी कारण से लोगों के मन में ये भाव आता था हम देश से अलग हैं, और उसके कारण से एक जम्मू कश्मीर के देशभक्त समाज भी कभी कभी एक भ्रम का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन पाकिस्तान हारने के बाद भी पाकिस्तान ने हार मानी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को भारत की एक ऐतिहासिक घटना घटी थी। वो जो ऐतिहासिक घटना थी उसको ही संदर्भ में रखते हुए वो क्या हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उस घटनाक्रम का घटने के बाद क्या हुआ और आगे क्या करना है, ऐसे 3 बातों को आज सबके सामने रखा जाए। ऐसे आपकी इच्छा थी, उसके अनुसार मैं आपके सामने कुछ थोड़ी बातें जोड़ूंगा। मेरे बात के जो वक्ता हैं वो बहुत अनुभवी हैं, अनेक उसकी जो माइन्यूट्स बातें हैं, डिटेल्स हैं, वो इसको ऐड करते चले जाएंगे। थोड़ा मैं बारीकी से क्या हुआ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं इस नैरेटिव्स की लड़ाई में वो बोले जाते हैं। 370 का एब्रोगेशन हो गया, तो एब्रोगेशन नहीं हुआ। 370 भारत के संविधान में आज भी है। 370 का उद्देश्य पूर्ण हो गया। 370 का केवल एक ही उद्देश्य था, जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करना। इट वॉज एन आर्टिकल ऑफ एप्लीकेबिलिटी, नॉट ऑफ लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस के लिए नहीं था, एप्लीकेबिलिटी के लिए था। 25 नवंबर 1949 को जम्मू कश्मीर के जो रीजेंट थे डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया। इस संविधान को लागू करते समय 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट वाज 1950 के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 इस नाम से, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में भारत का कुछ संविधान लागू हो गया और कुछ संविधान लागू होने से रोक दिया गया। धीरे धीरे करके वो संविधान को लागू होने की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स जारी हुए, और वो ऑर्डर जारी होते होते उसी प्रक्रिया के अंदर 5 अगस्त 2019 का एक ऐतिहासिक दिन आया, जिस समय सुबह 8:30 बजे भारत के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर पर साइन किए। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने उस ऑर्डर के अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर कहा
कि all the provisions of the Constitution as amended from time to time shall apply in relation to the state of Jammu and Kashmir। तो जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो गया। 367 में उन्होंने एक क्लॉजेस डोली, वो दैट इज एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ बातों का इंटरप्रिटेशन जरूरी था इन रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, इसलिए उनको जोड़ना पड़ा। 370 में एक शब्द है सदर रियासत, उन्होंने कहा इट मींस गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जहां पर लिखा है तो इसका मतलब होगा गवर्नर जम्मू कश्मीर एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि सदर रियासत वो समाप्त हो गया। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पढ़ा जाए। तो ऐसे कुछ इंटरप्रिटेशन की क्लॉजेस को करना था, वो ऐड किया गया, और अदरवाइज भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू हो गया। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। 370 का काम पूरा हो गया, क्योंकि भारत का संविधान लागू करना था, वो सुबह 8:30 बजे पूरा हो गया। अब इसके बाद आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए राज्यसभा के अंदर जब देश के गृह मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यही 370 में अब आज के बाद पढ़ा जाएगा, क्योंकि 370 में जो काम था उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। इसलिए ऑल क्लॉजेस ऑफ सेड आर्टिकल 370 शैल सीज टू बी इनऑपरेटिव। अब उसके बाद समाप्त हो जाएगा, सीज टू बी ऑपरेटिव एक्सेप्ट द फॉलोइंग। और वो फॉलोइंग क्या था कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ये पूरा लागू हो गया, ऐसा एक जो उन्होंने उसमें जोड़ा, ये एक प्रस्ताव रखा गया। साथ में एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक बिल रखा गया, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर की 2 भागों में विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ। राज्यसभा में 125 to 61 67% ऑफ द वोट, और लोकसभा में 370 to 70 84% ऑफ द पीपल वोटेड इन फेवर। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 जारी हुआ, और वो 273 जारी होने से ये जो प्रस्ताव था ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 के कारण से 370 जो है ये एक प्रकार से निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि 370 की अब आवश्यकता नहीं थी। 370 का उद्देश्य पूर्ण हो गया। 370 स्टिल इन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें केवल यही है कि उसमें केवल एक क्लॉज 370 की रह गई है, और वो 370 क्या है कि ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू स्टेट ऑफ J&K। तो ये जो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, ये एक प्रक्रिया थी, ये हमारे सबके ध्यान में ये आनी चाहिए। इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। बहुत लोगों ने उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं की। किसी ने कहा गवर्नर रूल के अंदर किया, किसी ने कहा कि ये करते समय आप 370 का यूज 370 को और इनइफेक्टिव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये सारी बातें इस सरकार में आने के बाद पहली बार की है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा देश के गृह मंत्री थे। उस समय भी 367 को और इंटरप्रिटेशन क्लास को बदला गया, और वो सदर रियासत को बदलकर गवर्नर बनाया। वो सदर रियासत को गवर्नर बनाया तो उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए, और वो कोर्ट में गए तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर के ऊपर कहा, जिसको एक मोहम्मद मकबूल दामनू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 72 कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नर इज द सक्सेसर टू सदर रियासत, he would be entitled to exercise all the powers of सदर रियासत। तो 367 की इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहली बार बदल हुआ, ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर रूल में पहली बार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, ऐसा नहीं है। जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जिस समय जगमोहन वहां के गवर्नर थे, उस समय 1986 के अंदर उस
और इसी प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हुआ विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस गवर्नर विद द एडवाइस ऑफ हिज एडवाइजर एट दैट टाइम। और उसके अंदर उन्होंने 249 जो रेजिडुअरी पावर्स थी भारत के संविधान के अंदर, जो सेंटर के पास हमेशा रहती थी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो रेजिडुअरी पावर वो 54 के ऑर्डर के पास, जो स्टेट के पास आ गई, वो उन्होंने 249 को अमेंड कर दिया और वो 249 को एप्लीकेबल कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहा कि स्टेट लिस्ट के भी विषयों के ऊपर अगर भारत की राज्यसभा चाहेगी तो इन इमरजेंसी वो कोई कानून बना सकती है। तो इमरजेंसी और रेजिडुअरी पावर जो है वो J&K के अंदर 86 में लाए, जिस समय गवर्नर रूल था। तो कोई ये कहे कि गवर्नर रूल में पहली बार कंकरेंस दी गई, ऐसा नहीं है। जो राजीव गांधी जी ने किया वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के साथ सलाह मशवरा करके और उन्होंने किया। इंटरप्रिटेशन क्लास में परिवर्तन लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया, वही इंटरप्रिटेशन आज की सरकार ने भी किया। बेसिकली 370 का पर्पस यही था। बहुत लोगों के मन में है कि 370 वाज स्पेशल स्टेटस। 370 वाज नॉट ए स्पेशल स्टेटस, इट वाज ओनली ए टेम्परेरी एंड प्रोविजन फॉर द टाइम बीइंग। और वो जो टाइम बीइंग था वो बहुत पहले समाप्त हो गया था। वास्तव में वो कभी का समाप्त होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में एक असंवैधानिक कामों की परंपरा रही है। सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले और 64 वर्षों के अंदर और करता, उसके कारण से चाहकर भी भारत के संविधान को वहां पर लागू नहीं किया जाएगा। ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ स्पेशल स्टेटस है, या कभी कभी हमारे जो विद्वान लोग हैं वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े स्पेशल स्टेटस शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तव में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में भर दिया कि हमको कोई विशेष दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान में जो एक लिमिटेशन थी, संविधान के धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई और उसके स्थान के ऊपर उनको भारत के संविधान के सारे प्रोग्रेसिव लॉ से विंचित कर दिया गया, उसको कहा गया स्पेशल स्टेटस। वो कभी स्पेशल स्टेटस नहीं था, वो हमेशा जो है एक, उसके कारण से जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो एक पिछड़ी अवस्था के अंदर चला गया। असंवैधानिक कामों की परंपरा कैसी रही? तो पहला असंवैधानिक काम तो विलय से पूर्ण हुआ। महाराजा तो विलय के लिए तैयार थे। जुलाई 1947 के अंदर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा, उप प्रधानमंत्री को दिल्ली के अंदर भेजा, और जिस समय जाकर वो मिले उस समय के केंद्र के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जरा मेनन साहब से बात कर लीजिए। मेनन जी ने कहा कि हमने ऐसा तय किया है कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को ये जो 25 जुलाई 1949 को लॉर्ड माउंटबेटन ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बैठक बुलाई है, उसमें आपके प्रतिनिधि को शामिल नहीं होना चाहिए। अभी आप विलय के लिए रुक जाइए। विलय की देरी महाराजा की ओर से नहीं थी, भारत सरकार की ओर से थी। वो मंतव्य 27 सितंबर को नेहरू जी ने अपना जो पत्र लिखा सरदार पटेल को, उसमें स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर परिस्थितियां चिंताजनक हैं, महाराजा को विलय करना चाहिए, लेकिन उससे पहले शेख अब्दुल्ला को सत्ता में भागीदार बनाना चाहिए। बेसिकली एक प्री कंडीशन थी, ट्रांसफर ऑफ पावर टू शेख बिफोर एक्सेशन, जिसको महाराजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली महाराजा को उसके लिए तैयार होना पड़ा, और इसीलिए आप विलय जब देखेंगे तो उसके साथ महाराजा ने कहा कि मैंने शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर के नाते हमारे प्रधानमंत्री की सहायता के लिए स्वीकार किया, अब निमंत्रण दिया है। वो शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी गई तो ही नेहरू जी तैयार हुए। जब तक वो तैयार नहीं हुए तब तक वो भी विलय के लिए तैयार नहीं। ये जो आज जम्मू कश्मीर के हिस्से हमसे छूट गए, विलय में देरी हुई, वो महाराजा की ओर से नहीं था। मेहरचंद महाजन के पास मार्च 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर की महारानी और उनके बेटे ये मिलने के लिए गए, निमंत्रण दिया, आप हमारे प्रधानमंत्री बनिए, हमारी परिस्थितियां चिंताजनक हैं, ये गंभीर स्थिति है, देश के आजादी मिलने वाली है, और इस कठिन परिस्थिति में आप वहां रहेंगे तो हमको बहुत लाभ होगा। मेहरचंद महाजन ने 5 शर्तें रखी। एक, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मुझे चीफ जस्टिस का पद छोड़ना पड़ेगा। उससे पूर्व नेहरू और पटेल ये दोनों की कंसेंट आनी चाहिए। वो मुझे कहें कि हाँ मैं जाऊं, वो कहेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार था। दूसरा, मुझे 5 साल का टेन्योर चाहिए।
तीसरा, मुझे प्रधानमंत्री के नाते मेहरचंद महाजन जी ने कहा कि मुझको काम करने की पूरी छूट मिलनी ये चाहिए। और चौथी बात, जब आवश्यकता पड़ेगी भारत सरकार हर प्रकार का सहयोग करने का वादा ये करे। और अंतिम बात उन्होंने कही, किसी कारण से मैंने वापस आने का निर्णय किया तो मुझे चीफ जस्टिस का पद दोबारा से दिया जाएगा। इस विशेष परिस्थिति में मैं जाने के लिए तो मेहरचंद महाजन अपने उस कैरियर को छोड़कर देश के हित के अंदर नेहरू और पटेल को अपना निर्णय सुनाने में देरी हो गई, इसलिए वो अक्टूबर में गए। जम्मू कश्मीर जैसे कठिन राज्य के अंदर अगस्त 1947 से लेकर और अक्टूबर 1947 तक कोई प्रधानमंत्री नहीं थे। एक्टिंग प्रधानमंत्री थे केवल जनकराज महाजन, क्योंकि मेहरचंद महाजन जनक सिंह ठाकुर जनक सिंह जी, क्योंकि मेहरचंद महाजन को महाराजा जो है लेने को तैयार थे, लेकिन केंद्र से अनुमति नहीं मिलती थी। वो जो 5 वर्ष के कार्यकाल की सहमति के बाद आए, उनको मार्च 1948 में ही अनसेरेमोनियसली और अपमानजनक ढंग से शेख अब्दुल्ला ने जाने को विवश कर दिया। नेहरू जी और पटेल ने कहा कि हम अक्षम हैं, हम आपको इस समय सम्मानपूर्वक वहां रख नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक असंवैधानिक काम नहीं हुआ। जिस महाराजा की पावर थी, जिसके कारण से विलय हुआ था, जिसके कारण से भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए था, उनको 20 जून 1949 को राज्य से बाहर कर दिया गया। भारत की संविधान सभा के अंदर और कौन प्रतिनिधि आएंगे, वो प्रतिनिधि आने का अधिकार तय था कि रूलर वो करेंगे। जहां पर इलेक्टेड प्रजा सभाएं होंगी, 2 रूलर करेंगे, 2 प्रजा सभाएं करेंगी, अन्यथा 50% जो है वो रूलर और 50% वहां की इलेक्टेड बॉडी अगर वो नहीं है तो 100% दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय रूलर्स। भारत की संविधान सभा में ही असंवैधानिक काम हुआ जब 27 मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रूल्स 4 में एक 4A को ऐड कर दिया गया और कहा गया कि सारी सीट्स जो है वो भरनी जो है वो रूलर विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K करेंगे। अनेक लोगों ने कहा कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है, वहां पर प्रजा सभा है, आप उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं, 2 महाराजा करेगा, 4 आप क्यों लेना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय तक जम्मू कश्मीर यानी शेख अब्दुल्ला, वो जो कहेंगे शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते इसलिए मेहरचंद महाजन को राज्य छोड़ना पड़ा, शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते इसलिए महाराजा हरि सिंह को राज्य छोड़ना पड़ा, शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते इसलिए जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन करेगा, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय शेख अब्दुल्ला। भारत की संविधान सभा के अंदर और ऐसा असंवैधानिक काम हुआ 27 मई 1949 को। अनुच्छेद 370 बना, किन परिस्थितियों में बना, वो हम सब लोगों को ध्यान में है। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा, ये भी हमारे ध्यान में है। उस समय इस प्रकार की स्थिति छोड़कर पूरा भारत का संविधान लागू करना चाहिए, अधिकांश लोगों की इच्छा थी। मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में भी बताऊंगा वो कैसे आया, लेकिन इसके बाद भी भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो कुछ सब राज्यों ने किया वही जम्मू कश्मीर ने किया। एक ही प्रोक्लेमेशन था, एक ही अधिमिलन पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद एक सा प्रोक्लेमेशन 25 नवंबर 1949 को भारत के सब रूलर्स ने किया। संविधान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, भारत का संविधान लागू हुआ। जैसा अन्य राज्यों में था वहां पर भी इसी प्रकार की संविधान सभाएं चुनाव करने का वादा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तो सब काम असंवैधानिक होने थे, इसलिए डिलिमिटेशन हुआ। उस डिलिमिटेशन में बिना सोचे समझे कश्मीर को उस कालखंड के अंदर 43 सीट दी गई, 43 सीट्स दी गई, जम्मू को 30 सीट्स दी गई और लद्दाख को 2 दी। पॉपुलेशन एरिया सब जम्मू का ज्यादा था। इलेक्शन होने प्रारंभ हुए तो मुख्य विपक्षी दल प्रजा परिषद के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। 75 में से 73 अनअपोज्ड आ गए शेख अब्दुल्ला के। आज जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और बाकी सारी बातें करते हैं, उनको प्रश्न करना चाहिए वो केंद्र और राज्य उस समय क्या कर रहे थे। 1952 के अंदर एक असंवैधानिक काम हुआ, जिस राज्य राजा की ताकत से संविधान सभा बनी थी और संविधान बना के राजा को प्रस्तुत करना था और राजा ने उसके आधार के ऊपर वहां पर लागू करना था, उस राजा को ही हटा दिया गया और कहा गया कि इलेक्टेड राज्य की
और इलेक्टेड सदर रियासत होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 17 सितंबर जब 1952 को वो आया तो उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा मेरे सामने दो प्रश्न है, जिस महाराजा की पावर से संविधान सभा बनी है वो संविधान सभा जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रजा सभा या नेशनल असेंबली कुछ भी कहिए, वो उसको हटाने का प्रस्ताव कैसे कर सकती है। और दूसरा, वो जम्मू कश्मीर के राज्य प्रमुख के द्वारा मेरे द्वारा नॉमिनेटेड है, वो मेरे द्वारा मान्यता प्राप्त है, मेरे द्वारा नॉमिनेटेड जो राज्य प्रमुख है उसको वहां की विधानसभा कैसे हटा सकती है। नेहरू जी के पास कोई उत्तर नहीं था। नेहरू जी ने उत्तर उसका दिया 1952 के अंदर, जब उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता कर लिया। जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड महाराजा के स्थान के ऊपर इलेक्टेड सदर रियासत हो गया। 5, 6, 7 अगस्त को भारत की संसद के अंदर जो बहस हुई वो भी 5 अगस्त की तारीख थी, जब उन्होंने दिल्ली के अकॉर्ड के ऊपर वहां पर अपना प्रस्ताव रखते हुए चर्चा की। और उन्होंने कहा, तब डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे प्रश्न किया कि 370 कैन नॉट बी अबव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 370 भारत के संविधान की एक अनुच्छेद है, आप उसका उपयोग भारत में असंवैधानिक काम के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष अधिकार देने हैं तो आप संविधान में प्रस्ताव रखिए, डिस्कशन कीजिए, आप अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके उसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कुछ नहीं होते, जब लोकतंत्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, विशेस ऑफ द पीपल आर सुप्रीम, व्हेन द पीपल वांट वी शुड ओबे देम। जनता जब चाहती है तो हमें उनकी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और नेहरू जी के लिए जनता की इच्छा यानी शेख अब्दुल्ला थे। वो जम्मू कश्मीर की जनता नहीं थी जो गले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, अपने एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे हाथ में तिरंगा, वो लेकर नारे लगा रहा था, एक देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान। अभूतपूर्व आंदोलन हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर 1950 से लेकर 53 तक, जिसके अंदर अनेक लोगों ने बलिदान किए। तब उस समय डॉक्टर मुखर्जी को कहना पड़ा, विद योर ब्रूड मेजोरिटी यू कुड किल द वॉइस ऑफ ट्रुथ, नाउ वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गो टू द पीपल। अब हमारे पास जनता के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रजा परिषद ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। 14 मई 1954 को भारत के संविधान का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जिस दिन भारत के संविधान के अंदर एक बहुत बड़ा, दैट वाज द एब्यूज एंड मिसयूज ऑफ 370, और भारत के संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन कर दिया गया, एक अनेक्स्चर जोड़ दिया गया, 35A को जोड़ दिया गया। और उस समय भारत के संविधान के अंतर्गत लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद लागू होने से रोक दिए गए, 100 अमेंड कर दिए गए। हम सोच सकते हैं क्या। 14 मई 1949 को भारत के 2 संविधान हो गए, एक भारत का संविधान जो जम्मू कश्मीर में लागू था, एक भारत का संविधान जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, वो जम्मू कश्मीर छोड़कर शेष देशवासियों के लिए था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ J&K, ये 2 काम हो गए। भारत की संसद के अधिकार छीन लिए गए, भारत की संसद अंडरमाइन हो गई, 365 का अधिकार छीन लिया गया, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार समाप्त हो गए, डेमोक्रेसी के साथ मजाक कर दिया गया कि लोकसभा के अंदर जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो भी वहां की विधानसभा ही चुनकर भेजेगी, लोगों को डायरेक्ट वोट से ही वंचित कर दिया गया, डिलिमिटेशन कमीशन उसका जुरिस्डिक्शन समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसा हो गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रपति एक इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते थे, उसको जम्मू कश्मीर में अधिकार तब मिलता था जब उनके द्वारा नॉमिनेटेड गवर्नर या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त सदर रियासत या राज्य प्रमुख उस इलेक्शन कमिश्नर को नोटिफाई करता था अंडर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, तभी उसको जम्मू कश्मीर में लागू सकते थे। पूरा भारत के संविधान की एक मौकरी हो गई। राष्ट्रपति क्या, भारत की संसद क्या, भारत का संविधान क्या, सब उसके कारण से अंडरमाइन हो गए। वास्तव में 5 अगस्त 2019 ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो काला अध्याय था 64 साल का,
ये जो असंवैधानिक कामों की परंपरा थी, ये असंवैधानिक कामों की परंपरा पर पूर्ण विराम लग गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का पूरा संविधान ये लागू हो गया। कल परसों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है, उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू चल रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या अंतर आया, वो किसी से डिस्कशन कर रहे थे। वो बताने लगे कि ये काम हमने किया है, ये बताइए 2 साल में क्या किया। अब जो उनके साथ जर्नलिस्ट थे जो उनसे बातचीत कर रहे थे, शायद उनको ये सब बातों की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो बहुत हावी होकर बोल रहे थे। मैं देख रहा था, मेरे मन में सवाल आया कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहिए कि 2 साल में जम्मू कश्मीर में बदल क्या है। वैसे उनको इसके लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, वो अपनी बहन सारा से पूछ सकते थे कि उसके जीवन में क्या बदला है। उसकी बहन सारा के जीवन में एक बदल आ गया कि अब उसके बाद उसके पति को भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिल गया, मिलने का अधिकार मिल गया। अगर वो जम्मू कश्मीर में रहना तय करती है तो उसके बच्चों को भी वहां पर डोमिसाइल मिलेगा, वो भी वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। क्या अंतर आया जम्मू कश्मीर की उन बेटियों से पूछिए। जम्मू के विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक बहन पढ़ती हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं जब जम्मू कश्मीर में था, उनका बंगाल में विवाह हुआ, जीवन की एक दुर्भाग्यशाली घटना घटी, परिवार के अंदर उनके पति नहीं रहे, उनको वापस आना पड़ा, उनके बच्चे साथ आ गए। थोड़े दिन बाद बच्चे जब पढ़ना शुरू हुए, थोड़ा उच्च शिक्षा के लिए जाना शुरू हुए, तो ध्यान में आया कि पीआरसी चाहिए। पीआरसी के लिए वो गए तो उन्होंने कहा कि आपका विवाह बाहर हो गया है और आपके पति वहां से थे, इसलिए आपके बच्चों को पीआरसी नहीं मिल सकता। उसके जीवन की दुर्भाग्यशाली घटना घट गई, वो अपने माता पिता के पास वापस आ गई, अपनी मेहनत से आकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर बसने का अधिकार नहीं था। जीवन में परिवर्तन आया, वेस्ट पाक रिफ्यूजी से पूछिए, और जिनकी 4 पीढ़ियां बीत गई। भारत में उस समय 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित होकर आए, देश के अलग अलग कोनों में भी गए। उनमें से कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जो जम्मू कश्मीर में आ गए। वो पड़ोसी थे, सियालकोट के ही थे, जिनके बॉर्डर लगते थे, सीमाएं तो हमने खींची थी, उनकी रिश्तेदारियां इधर ही थी। उनके रिश्तेदारों ने कहा कहीं और क्यों जाते हो, यहीं आ जाओ ना, हम मिलजुल कर रोटी खा लेंगे, बांट लेंगे। उनको मालूम पड़ा कि उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकता। ये 1954 का ऑर्डर हो गया। उस 1954 के ऑर्डर के अंदर एक ब्लैंकेट बैन लग गया कि 1944 के अंदर जम्मू कश्मीर का जो रेजिडेंट था, केवल उनके बच्चों को ही पीआरसी मिलेगा। ये लोग 1947 से वहां आ गए थे। 1954 के बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया, इनकी 4 पीढ़ियां बीत गई। किसी ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, उसका हेडिंग दिया, आजाद देश के गुलाम लोग। देश आजाद हो गया लेकिन उनकी गुलामी नहीं खत्म हुई। जीवन में परिवर्तन आया, वो राधिका गिल से पूछो, वो सफाई कर्मचारियों से पूछो, वो हजारों परिवारों से पूछो जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की निष्काम सेवा की, और वो निष्काम सेवा करने का परिणाम उनको ये मिला कि 4 पीढ़ियां बीतने के बाद भी उनको जम्मू कश्मीर में एक डिग्निफाइड जीने के लिए जो सामान्य मानव अधिकार होते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, जो जन्म लेने के कारण से उनको मिलते हैं, वो मानव अधिकार भी उनको प्राप्त नहीं हुए। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं थे, वो मानव अधिकार थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया। किनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया, वो जम्मू कश्मीर के शेड्यूल्ड ट्राइब से पूछिए, जिनको राजनीतिक आरक्षण मिल गया, जिसके कारण से वो एम्पावर्ड हो गए। जम्मू कश्मीर के उन ओबीसी से पूछिए जो अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग पहली बार करेंगे, और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इन सारी जातियों को छांटने के लिए कमीशन बना। आने वाले कुछ समय में जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो पहली बार पूरे देश के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर जो एक स्पष्ट तौर पर उनके अधिकारों को उपयोग करने के लिए जो पहला काम होता है, उनको छांटने के लिए कमीशन बनना, उसका काम पूरा होगा। और पहली बार ऐसी सब जातियां सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, पहली बार लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि वो डिलिमिटेशन वो जम्मू कश्मीर के नेताओं की सनक पर होने वाला नहीं है। अभी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ,
जिस त्रिस्तरीय पंचायत को इस सो कॉल्ड गुपकार गैंग, ये सब नेताओं को जिसका उत्तर मिला, जिनको अपनी वास्तविकता का मौका मिला देखने का, जब लोगों ने वहां पर बिना किसी हिंसा के निर्वाचित पंच और सरपंच, और बाद में जब जिला परिषद के चेयरमैन बने तो उसमें अनुसूचित जाति के भी थे, जनजाति के भी थे। वास्तव में पहली बार जम्मू कश्मीर में 50 नेता नहीं, जम्मू कश्मीर के 130 लाख लोग एम्पावर्ड हो गए। ये 130 लाख लोगों को भारत के संविधान के सब प्रोग्रेसिव जो लॉज हैं और जो हमारे संविधान के अंदर जो एक लगातार विकास हो रहा है उसके लाभों से और एक प्रकार से हूबहू जीवन में लाने का अवसर प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के वो सैनिक, जम्मू कश्मीर में जिन सैनिकों ने बलिदान हुआ और उनके बच्चे वहां जाकर 2 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे। मैं एक IAS IPS से मिला, उन्होंने कहा कितना दुर्भाग्य है, 22-23 साल की आयु के अंदर हम पढ़ लिख के IAS IPS बनते हैं, हमको जम्मू कश्मीर का कैडर मिलता है, उसी दिन से हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। जिंदगी के बहुमूल्य 35-37 वर्ष हम जम्मू कश्मीर में लगा देते हैं, लेकिन 35-37 वर्ष जम्मू कश्मीर में लगाने के बाद जब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, हमारे पास और जम्मू कश्मीर छोड़कर कोई कहने वाला अपना नहीं होता। उस समय हमको कहां जाकर बसना है, इसके लिए देश के अंदर अपने रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ता है। वास्तव के अंदर इस 5 अगस्त 2019 से 7 अगस्त 2019 को जो घटना घटी, भारत के संविधान की संप्रभुता ये स्थापित हो गई। भारत के संविधान निर्माताओं का जो सपना था, जो उन्होंने अपने प्रियम्बल के अंदर कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वन नेशन वन पीपल। देश का कोई भी व्यक्ति भाषा, मजहब, लिंग, किसी भी आधार के ऊपर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको बांटा नहीं जाएगा। उस जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला कहा करते थे, जम्मू कश्मीर भारत हिंदू मेजोरिटी है, उसके अंदर मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू कश्मीर के लिए गारंटी है, इसके लिए हमको कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था चाहिए। ये जो अलग प्रकार की व्यवस्था की बात जब उन्होंने कही, उनसे मिलने के लिए गए, डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे प्रश्न किया, भारत में 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत अगर वो सम्मान पूर्वक सुखी सुरक्षित जीवन जी सकते हैं, एक सिक्योर डिग्निफाइड और एक प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं, तो उस भारत के संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 30 लाख मुसलमान क्यों नहीं? ये आप कैसे भेदभाव करना चाहते हैं? वास्तव के अंदर 5 अगस्त 2019 से 7 अगस्त 2019 की जो ये प्रक्रिया चली, ये जो भारत की अवधारणा थी, ओनली रिलीजन कैन नॉट बी द ओनली आइडेंटिटी, केवल मजहब एकमात्र आइडेंटिटी नहीं हो सकता, केवल लैंग्वेज, रीजन और रिलीजन के आधार के ऊपर आप किसी क्षेत्र को बाकी देश से अलग नहीं कर सकते। भारत के अंदर अनेक भाषाएं हैं, वो सब भाषाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। अनेक क्षेत्र हैं, वहां पर विविधताएं हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए। देश के अंदर अनेक मतपंथ हैं, सबको अपने मत पंथों के साथ सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति की पहचान में उसके साथ उसकी भाषा का महत्व होता है, उसके क्षेत्र का महत्व होता है, उसके मत पंथ का महत्व होता है, लेकिन उससे बड़ा महत्व है हम सब की एक पहचान है, हम सब भारत माता की संतान, आपस में सगे भाई, हमारा खून का रिश्ता है, वन नेशन वन पीपल। ये जो देश की एकात्मता है, उसका यह आधार है। भारत के संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। वो संविधान जो है, उस संविधान का जो प्रियम्बल से लेकर जितने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी सहित जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार एक जिम्मेदार, दायित्वपूर्ण नागरिक के नाते और जीने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली बनता है जब उसके नागरिकों में तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, अपीजमेंट के आधार पर नहीं, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और समरसता, इनके भाव समाज में स्फुरित किए जाते हैं। इन भावों के साथ जब समाज खड़ा होता है, तब वो समाज और राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। जम्मू कश्मीर के समाज को भी बाकी देश के साथ त्याग, बलिदान, समर्पण, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और समरसता के साथ जीने का, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का, एक गौरवपूर्ण नागरिक बनने का, देश को देने वाला नागरिक बनने का एक अधिकार
ये प्राप्त हुआ। वास्तव के अंदर ये जो दिन था, इस दिन ने अनेक बातें और भी की, पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया, पाकिस्तान को भी एक संदेश दे दिया, भारत के संविधान निर्माताओं की इच्छा भी पूर्ण हो। जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण है, हमने अनेक बार स्टैंड स्पष्ट किया। 1948 के अंदर यूएन में शेख अब्दुल्ला ने स्वयं भाषण दिया, 57 में कृष्णा मेनन ने दिया, एमसी छागला 1965 में बोले। बार बार हमने अपनी संसद के प्रस्तावों के द्वारा स्पष्ट किया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक भाव बना रहता, हम अलग हैं, हम अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। ये ऐसा हो गया कि स्पेशल स्टेटस, सेपरेट आइडेंटिटी, ये देश के अच्छे अच्छे देशभक्त लोगों के मन के अंदर भी बैठ। वास्तव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के पास जिस समय शेख अब्दुल्ला गए, उन्होंने इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, आई कैन नॉट बिट्रे द पीपल ऑफ माई कंट्री। जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके ये संविधान की निर्माण की ड्राफ्टिंग का काम मेरे को दिया है, इस संविधान निर्माण के अंदर करते समय मैं इस काम को देश के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। ये ड्राफ्ट बन गया। ये ड्राफ्ट 3 लोगों ने मिलकर ही बनाया, नेहरू जी, गोपाल स्वामी अयंगार, शेख अब्दुल्ला। ये पूरा होने के बाद भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आखिरी दिन 18 अक्टूबर को प्रियम्बल चर्चा में आया। उससे पहले दिन 17 अक्टूबर को 306A अनुच्छेद जो था, जिसको 370 कहा गया, इस पर चर्चा हुई। दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा संविधान जब बन गया तो उस बनने के बाद ये 306A जो है ये रखा गया, ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था। ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था, इसलिए नेहरू जी, अयंगार और शेख अब्दुल्ला तीनों ने मिलकर ये बनाया। और बनने के बाद और आखिरी समय के अंदर नेहरू जी जो थे वो अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949 को ये संविधान सभा के अंदर प्रस्ताव रखा गया। अक्टूबर के शुरू के अंदर नेहरू जी विदेश यात्रा पे चले गए। 13 या 14 या 15 अक्टूबर की बात है, कांग्रेस की कमेटी के अंदर प्रस्ताव आया, इस पर चर्चा हुई। वी शंकर ने अपने मेमोर्स के अंदर, अरुण शौरी ने भी उसको बहुत अच्छे से लिखा, आडवाणी जी ने भी उस आर्टिकल को लिखा। उन्होंने उसके अंदर स्पष्ट किया कि जिस समय ये प्रस्ताव लोगों के सामने लाया गया, पूरी कांग्रेस की जो कार्य समिति वहां पर डिस्कस करने के लिए आई थी, उसके अंदर विद्रोह हो गया। उन्होंने कहा, द अनाउंसमेंट बाय अयंगार वाज फॉलोड बाय अ स्टॉर्म ऑफ एंग्री प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स एंड गोपाल स्वामी अयंगार फाउंड हिमसेल्फ ए लोन डिफेंडर विद मौलाना अबुल कलाम आजाद एन इनइफेक्टिव सपोर्टर। पूरी कांग्रेस की कार्य समिति ने कहा, यह कैसे हो सकता है, विलय पूर्ण है, एक ही विलय पत्र है, राज्यों में भेदभाव कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मीटिंग समाप्त हो गई। गोपाल स्वामी अयंगार सरदार पटेल के पास आए। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने मुझको कहा था कि अगर कोई कठिनाई आए तो आपके पास चले जाए, विशेष परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप मेरे से सहायता कीजिए और मेरी सहायता करके और मुझको इस सारे प्रस्ताव को पारित करने में आप सहयोग कीजिए। सरदार पटेल खुद इस प्रस्ताव के विरोध में थे, उनके मन में नहीं था, लेकिन अयंगार आए और आखिर में उन्होंने तय किया, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि आज हमारे नेता नहीं है, उन्होंने सोच समझ के किया होगा, उन पर हमको विश्वास रखना चाहिए और वो विश्वास रखकर हमको इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। बहुत लोगों ने अमेंडमेंट दिए थे, किसी ने भी अपनी अमेंडमेंट परसू नहीं की, एक भी शब्द इसके ऊपर, बहस के ऊपर बोला नहीं गया। ये एक ऐसी डिबेट थी जिसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कोई भी उसको चाहता नहीं था। वो डिबेट पारित हो गई। वी शंकर बहुत गुस्से में थे। वो सरदार पटेल के पास गए, सरदार पटेल के पास जाकर बैठे। सरदार पटेल ने उनका चेहरा देखकर कहा, सो यू आर अनॉयड विद मी फॉर हैविंग एक्सेप्टेड गोपाल स्वामी फार्मूला। तुम मेरे से गुस्से में हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गुस्से में हूं, आप खुद नहीं चाहते थे, ये मुझे मालूम है, फिर आपने स्वीकार क्यों किया? उन्होंने कहा, गोपाल स्वामी हैड एक्टेड अंडर पंडित जी एडवाइस। आप नेता का कद देखिए, उन्होंने क्या कहा, अगर नेहरू जी यहां होते, आई कुड हैव हैड इट आउट विद हिम, बट हाउ कुड आई डू सो विद गोपाल स्वामी हु वाज एक्टिंग ओनली ऑन द ऑर्डर्स ऑफ नेहरू जी? इफ आई डिड, people would have said
आई वॉज टेकिंग रिवेंज ऑन हिज कॉन्फिडेंट व्हेन ही वॉज अवे। लोग कहते हैं हमारे में कुछ मतभेद हैं, मैं कोई बदला ले रहा था, कोई बात थी, मेरी कोई नाराजगी थी। आज की इस परिस्थिति के अंदर जब देश आजाद हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कॉम्प्लिकेशन में हम फंसे हुए हैं, देश के दो प्रमुख लोगों में मतभेद नहीं होने चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। लेकिन शंकर ने कहा, उसका सवाल था व्हाई ही हैड लेट डाउन द कंट्री। उन्होंने प्रश्न किया, आपने देश को नीचा क्यों दिखा दिया? एंड द अदर स्टेट्स whose constituent assembly had been scrapped in accordance with his advice। आपने कहा संविधान सभाएं समाप्त कर दो, सब राज्यों ने आपकी सलाह को माना। इसी प्रकार की संविधान सभाएं 4 राज्यों में तो बन चुकी थी, चुनाव हो चुके थे, आपने जम्मू कश्मीर के लिए उसको रखा, वहां के लिए क्यों हटा दिया? आपने उन राज्यों की विधानसभा राज्यों से क्यों धोखा दिया? आप देश को क्यों नीचा दिखा रहे हैं? जब उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा, वो जो सरदार पटेल का उत्तर था, वो उत्तर 5 अगस्त 2019 को देश ने करके दिखाया। उन्होंने कहा, he said, after all, neither Sheikh Abdullah nor Gopal Swami was permanent. Future would depend on the strength and guts of the Indian government, and if we cannot have confidence in our own strength, we do not deserve to exist as a nation. ये जो सरदार पटेल ने कहा कि शेख अब्दुल्ला क्या, गोपाल स्वामी अयंगार क्या, नेहरू जी क्या, कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं। फ्यूचर किस बात पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड गट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड इफ वी कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन स्ट्रेंथ, वी डू नॉट डिजर्व टू एग्जिस्ट एज ए नेशन। ये जो सरदार पटेल ने कहा, राष्ट्र के नाते भारत ने अपने आप को असर्ट किया, हमने दुनिया को संदेश दिया। इसके कारण से पाकिस्तान के पूरा जोर लगाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या, दुनिया में कोई उसके समर्थन में नहीं आया, कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। सब लोगों ने भारत का ये जो मत था कि हमारा आंतरिक विषय है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। वास्तव में ये जो एज ए नेशन हमको जो डिजर्व करना है, हमने उसको जो असर्ट किया है। ये भारत राष्ट्र के रूप में हमारे देश का एक ऐतिहासिक गौरवशाली दिन है, जिसको हमने इस 5 से 7 अगस्त की प्रक्रिया के द्वारा पूरा करके दिखाया। वास्तव में आज के इस दिन हमको आगे क्या करना है, इसके बारे में बहुत बारीकियों में बात के वक्त चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में क्या है, तो मेरे से बहुत बार लोग पूछते थे कि जम्मू कश्मीर में समस्या क्या है, अलगाववाद है, आतंकवाद क्या, कट्टरवाद है क्या, पाकिस्तान विदेशी हस्तक्षेप है क्या, या गवर्नेंस डेफिसिट है जिसके कारण से लोगों के मन के अंदर असंतोष। मैं उनको कहा करता था, जम्मू कश्मीर में ये सब बातें हैं, ये कोई एक नहीं है। जम्मू कश्मीर का प्रश्न केवल गवर्नेंस डेफिसिट का नहीं है, केवल अलगाववाद का नहीं है, केवल आतंकवाद का नहीं है, केवल पाकिस्तान के हस्तक्षेप का नहीं है, केवल फंडामेंटलिज्म कट्टरवाद। जम्मू कश्मीर हैज बिकम ए मेस। ये जो मेस बन गया है, इस मेस को खत्म करना है। वास्तव के अंदर हमने इस 5 अगस्त 2019 को ये प्रयास प्रारंभ किया। हमने अलगाववाद जो था, उस अलगाववाद का जो आधार था, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन का ये 370 का कॉन्टिन्यूअस एब्यूज एंड मिसयूज, ये जो मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ 370 था, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में लोगों को भ्रम में डालने का एक अवसर प्राप्त होता था। किसी कारण से लोगों के मन में यह भाव आता था हम देश से अलग हैं, और उसके कारण से एक जम्मू कश्मीर के देशभक्त समाज भी कभी कभी एक भ्रम का शिकार हो जाता था। वास्तव के अंदर हमने उस अलगाववाद की जो बुनियाद थी, उस बुनियाद के अंदर हमने एक आखिरी कील लगा दी, जब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू करके हमने कह दिया, 1 नेशन 1 पीपल, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा राष्ट्र, अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप तक, देश के अंदर कच्छ से लेकर और देश के मणिपुर और त्रिपुरा के उस कोने तक, और ये पूरा राष्ट्र एक है, ये सारा देश, ये पूरा समाज, ये एक है। इसको हमने जो सिद्ध किया, ये अलगाववाद को हमारा एक उत्तर था। ये जो गवर्नेंस के डेफिसिट का बेस था कि भारत का संविधान पूरा लागू नहीं था, और इसलिए इतने प्रोग्रेसिव लॉ नहीं थे, वीकर सेक्शंस के लिए जो हमने विशेष प्रावधान किए थे वो लागू नहीं थे, ये सब लागू करने का मौका मिल गया।
गवर्नेंस डेफिसिट भी हमने इसको पूरा किया है। आतंकवाद के साथ तो हम इस लड़ाई को लगातार जीत ही रहे हैं। आज अपने कार्यक्रम में जनरल हसनैन और ऐसे कई लोग उपस्थित हैं, इन लोगों ने भूमिका निभाई। 90 से 2006 के बीच के अंदर वो 39 से लेकर 65, 71 कारगिल, हर युद्ध के अंदर भारत की सेना ने देश का सम्मान ऊंचा रखा। भारत की सेना ने और भारत के सुरक्षा बलों ने कभी भी देश के सम्मान को नीचा रखने का अवसर नहीं दिया। ये आतंकवाद की लड़ाई हुई तो सर्वोच्च बलिदान किया और उसके कारण से उस आतंकवाद की लड़ाई को हमने जीता। 99 के बाद जो लगातार प्रयास हुए उसके कारण से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान को उसकी भाषा में उत्तर भी देना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके पाकिस्तान एक रॉग और टेररिस्ट स्टेट में दुनिया में स्थापित हो गया। इस कारण से पाकिस्तान के हस्तक्षेप ये भी रुक गया। लेकिन ये सारे विषयों के बारे में अभी भी कुछ कुछ काम करना है। एक 5-6 पॉइंटेड बात केवल वाक्यों में कहकर मैं अपनी बात पूरा करूंगा कि आने वाले समय में हमको क्या करना है। तो ये बात हमको करनी है, वी हैव टू ग्रो आवर इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस द गवर्नेंस डेफिसिट। 2 साल के अंदर भारत के संविधान की सब अनुच्छेद लागू हो गए, रूल्स लागू हो गए, अनेक एक्ट समाप्त हो गए, वो मैस बना हुआ खत्म हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूशन ग्रो होने में टाइम लगता है, वो इंस्टीट्यूशन को ग्रो करना पड़ेगा। सरकार ने प्रारंभ किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के द्वारा। लोगों ने देखा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लोगों ने खुले मन से वोट दिया, चुने हुए लोगों ने भी अपने प्रतिनिधि चुने, किसी ने उसमें रोक टोक नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चुनकर आए, पीडीपी के भी जिला परिषद के चेयरमैन बने, अपनी पार्टी के भी चेयरमैन बने, बीजेपी के भी बने, इंडिपेंडेंट भी बने, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो इलेक्शन की प्रक्रिया हो, चाहे वो वोट बनने की प्रक्रिया हो, चाहे वो जनगणना हो, जम्मू कश्मीर के अंदर पीएससी हो, जम्मू कश्मीर में और नौकरियों के इंटरव्यू हो, हर बात के अंदर हमको एक प्रकार से लोगों को एहसास कराना है कि किसी कारण से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा ये जो इंस्टीट्यूशन ग्रो करने का काम हमको करना है। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये हमको रखना पड़ेगा। पाकिस्तान थक गया है, पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन पाकिस्तान हारने के बाद भी पाकिस्तान ने हार मानी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस एनी क्रॉस बॉर्डर और किसी भी प्रकार का और दुस्साहस होता है उसको हम एड्रेस करेंगे। जो क्षेत्र हमसे छूट गए वहां के बहुत सारे लोग यहां विस्थापित हो गए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख के विस्थापित लोग यहाँ रहते हैं। 5300 परिवार तो देश के अंदर उनको वहां पे रहने ही नहीं दिया गया। ऐसे सब लोगों के अधिकार ये उनको मिलने चाहिए, उनको डोमिसाइल मिलने चाहिए, उनको जम्मू कश्मीर में सम्मान पूर्वक रहने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के समाज को भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए। 30 सालों से कश्मीर का हिंदू समाज एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में अपने क्षेत्र को छोड़ा। उनकी सम्मान पूर्वक, सुरक्षित और स्थायी वापसी हो सके इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन हो या कश्मीर का हिंदू समाज हो, दोनों को उनकी इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप सम्मान के साथ सुरक्षित जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के निवासी बनकर जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अपने पूर्वजों की भूमि पर वो दोबारा आए, उस पूर्वजों की भूमि के जो फील है उसको वो प्राप्त कर सके, इसके रास्ते हमको खोलने पड़ेंगे। कुछ क्षेत्र हमसे छूट गए हैं, वो क्षेत्र हमसे छूट गए हैं। उन क्षेत्रों के रहने वाले लोग पिछले लगातार हम जब विचार करते हैं तो लगभग 74 वर्षों से और इसी प्रकार से एक दुख की घड़ी में जी रहे हैं। ये जो 74 ईयर से वो जो लोग वहां पर वंचित हैं, वो 74 वर्ष पश्चात उनको भी आज तक के बराबर के अधिकार नहीं मिले। उनके दुख और कष्ट भी दूर होने चाहिए, वो अपने देश के वासी अपने देश के साथ जुड़ सकें, जो क्षेत्र हमसे छूट गए वो हमारे पास वापिस आ सके। इसके लिए हमको आने वाले समय के अंदर लगातार प्रयास करना है। उसके लिए देश के अंदर एक संकल्प, देश के अंदर एक आम सहमति
और देश के अंदर उसके लिए सकारात्मक प्रयास ये सब प्रारंभ करने पड़े। जम्मू कश्मीर के अंदर कट्टरवाद है, उससे भागना नहीं है, उसका मुकाबला हमको करना पड़ेगा। वो कट्टरवाद का आधार का एक काम हमने कर लिया जब भारत की अवधारणा के साथ हमने भारत के संविधान को लागू करते हुए उनको कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारी एक आइडेंटिटी है। उनके मन के अंदर कश्मीर की अपनी संस्कृति का गौरव पैदा होना चाहिए। अपने ये ज्ञान दर्शन की भूमिका, भारत का एक वैचारिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक नेतृत्व जहां से खड़ा हुआ, उस कश्मीर के दर्शन को, इतिहास को, संस्कृति को जानने का अवसर प्रत्येक को मिलना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के मन के अंदर हम ललिता जी के वंशज हैं, हम कश्यप ऋषि, अभिनव गुप्त, लल्लेश्वरी, नंद ऋषि और श्री भट्ट की परंपरा के लोग हैं, ये भाव उनके मन के अंदर आना चाहिए। अपने पूर्वजों के परंपराओं का स्मरण करना, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको स्वीकार करना, और आने वाले जो आक्रांता थे उन आक्रांतों के साथ हम अपने आप को जोड़ नहीं सकते। भारत के अंदर मत पंथों की विविधता को हमने स्वीकार किया है, लेकिन भारत के मत पंथों की विविधता के मूल के अंदर है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको प्राप्त करने के मार्ग एक हो सकते हैं। भगवान एक है, उसको प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। ये जो विविध मत पंथ जो हैं, ये एक दूसरे के विचारों को सम्मान करते हुए, और केवल सम्मान नहीं, उसको भी स्वीकार करते हुए देश के अंदर है। ये जो भारत की परंपरा है, इस परंपरा का स्मरण देश के प्रत्येक व्यक्ति को हमको कराना है, तभी हम इस कट्टरवाद को समाप्त कर पाएंगे। वास्तव के अंदर 5 अगस्त से 7 अगस्त 2019 के बाद एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत की सरकार, जम्मू कश्मीर का देशभक्त समाज, जम्मू कश्मीर का प्रबुद्ध नेतृत्व, सबको अपनी भूमिका अदा की है, और वो सबको अपनी भूमिका अदा करते हुए और जम्मू कश्मीर के अंदर इस अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद, पाकिस्तान के हस्तक्षेप और गवर्नेंस डेफिसिट के कारण से पिछले 74 वर्षों में जम्मू कश्मीर लोगों को जो इतना पड़ा, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में रहना पड़ा, और उसके कारण से बार बार देश की एकात्मता, अखंडता को भी चुनौती हुई, और उसके लिए देश के लोगों को अपने सर्वोच्च बलिदान भी करने पड़े। ऐसे सारे बलिदान, गौरवशाली इस देश के इतिहास के प्रसंगों का स्मरण करते हुए, ऐसे सब महापुरुष, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोग, भारत के देशभक्त लोगों के प्रयासों का स्मरण करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, मैंने आज उनके नाम नहीं लिए, लेकिन सबका स्मरण और सबका अभिनंदन, और उनके प्रयासों के कारण ही हम ये दिन देख पाए, इसके लिए उनका एक विशेष योगदान रहा। उस योगदान का स्मरण करते हुए इस अवसर पर मैं केवल एक ही सब लोगों से कहूंगा कि इस सेमिनार के अंदर आने के बाद हमको जो बातें आई हैं ध्यान में, वो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिबेट के अंदर हम अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उस डिबेट को खड़ा करने का प्रयास करें। लोगों के मन में 370 को लेकर जो कुछ मिथ थे, वो मिथक भी किए जाए। वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जो था, दैट वाज अगेंस्ट द पीपल ऑफ J&K। वास्तव में 370 के लोगों के दुख का एक बड़ा कारण था, वो समाप्त हो गया, और भारत के संविधान के निर्माताओं की इच्छा, संविधान सभा के सब सदस्यों की इच्छा, ये पूर्ण हो गई। वास्तव में ऐसा एक महत्व का दिन ये था। इस रूप में इस दिन का स्मरण करते हुए, और इस 74 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सब विषय आए, उनको एड्रेस करने में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे, ऐसा एक निश्चय और संकल्प लेकर हम सब लोग इस कार्यक्रम में और अपनी अपनी भूमिका अनुरोध निवेदन करते हुए, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बातचीत पूर्ण करता हूं। हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन आप सबका।